क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पड़ोसियों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? उनकी दोस्ताना मुस्कान और अनौपचारिक अभिवादन के पीछे कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं? जबकि हमारे आसपास के लोगों में संभावित रूप से खतरनाक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई अचूक तरीके नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक और जांचकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि मनोरोगी प्रवृत्ति वाले लोग हिंसक अपराध करने की अधिक संभावना रखते हैं। अगर किसी का व्यवहार खतरे की घंटी बजाता है तो उससे दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। यह खौफनाक मामला ब्रायन और बेवरली मार्क के इर्द गिर्द घूमता है, एक ऐसा जोड़ा जिसका जीवन किसी कहानी की किताब जैसा लगता था। गहरे प्यार में, आर्थिक रूप से स्थिर और हमेशा एक साथ दुनिया की खोज करने के लिए उत्सुक, उनकी खुशी उन सभी के लिए स्पष्ट थी जो उन्हें जानते थे। हालांकि उनके आदर्श जीवन ने एक नए पड़ोस में जाने के बाद एक दुखद मोड़ ले लिया। बसने के कुछ ही समय बाद दोनों अपने घर में मृत पाए गए। घटनास्थल पर खून के सबूतों ने जांचकर्ताओं को पास के एक घर की ओर इशारा किया और अपराध के पीछे का मकसद अनुभवी जासूसों को भी हैरान कर गया। ब्रायन और बेवरली की पहली मुलाकात 2001 के वसंत में आपसी दोस्तों द्वारा आयोजित एक पार्टी में हुई थी। उस समय दोनों कॉलेज के छात्र थे और जिस क्षण उन्होंने एक दूसरे को देखा, यह स्पष्ट था कि उन्हें कुछ असाधारण मिला है। जो आपसी प्रशंसा के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक गहरे संबंध में बदल गया और दोनों अविभाज्य हो गए। उस गर्मियों में वे बारी बारी से एक दूसरे के परिवारों से मिलने गए, अपने माता पिता से अपने साथियों का परिचय कराया और अपने गंभीर इरादों को व्यक्त किया। दोनों परिवारों ने पूरे दिल से इस रिश्ते को मंजूरी दी, इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि वे एक दूसरे की कितनी अच्छी तरह से प्रशंसा करते हैं। छोटी उम्र से ही ब्रायन और बेवरली जीवन और रोमांच से भरपूर थे। बेवरली एक प्रतिभाशाली एथलीट थी, बेसबॉल और ट्रैक में बेहतरीन थी, गिटार को आसानी से बजाती थी और नई भाषाएं सीखने की कला में माहिर थी। उसकी प्यारी मुस्कान और जीवंत व्यक्तित्व ने उसे दोस्तों और साथियों के बीच प्रिय बना दिया। दूसरी ओर ब्रायन रोमांचकारी और अपरंपरागत गतिविधियों की ओर आकर्षित था। रॉक क्लाइंबिंग, सर्फिंग और डाइविंग उसके जुनून थे और उसने जोखिम को खतरे के बजाय चुनौती के रूप में अपनाया। एक सच्चे साहसी व्यक्ति के रूप में उसने हर साल एक नई जगह पर जाने और एक नया कौशल सीखने का निश्चय किया। जब ब्रायन और बेवरली मिले और बातचीत की तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनमें एक ही तरह की रोमांचकारी भावना है। यह संबंध उनके जोशीले और पूर्ण संबंध की नींव बन गया। साथ में उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ाई की, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग की, समुद्र की गहराई में गोता लगाया और अपने रास्ते में आने वाली हर लहर और चोटी का सामना किया। अपने तूफानी रोमांस और एक दूसरे के साथ बेहतरीन बंधन के बावजूद इस जोड़े को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वे पहले अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते थे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान घर खरीदने के लिए बचत करने पर केंद्रित कर दिया। उनका भविष्य उज्जवल लग रहा था, प्यार, रोमांच और साझा सपनों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी कहानी ने एक विनाशकारी मोड़ ले लिया। 15 मई 2006 को ब्रायन और बेवरली आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए। समुद्र के किनारे एक अंतरंग समारोह के साथ अपने मिलन का जश्न मनाते हुए करीबी परिवार और दोस्तों से घिरे उन्होंने एक खूबसूरत जगह पर शपथ ली। शादी के बाद वे एक विस्तारित हनीमून पर निकल पड़े, साथ में कई देशों की यात्रा की। वापस लौटने पर जोड़े ने पेंसिल्वेनिया के क्लियरफील्ड काउंटी के एक शांत शहर ग्राहम में एक विशाल घर खरीदा। एक जंगल और एक नदी के पास बसा सुंदर, कम आबादी वाला यह इलाका परिवार शुरू करने और एक शांत जीवन का आनंद लेने के लिए आदर्श लग रहा था। ब्रायन एक प्रमुख औद्योगिक कंपनी के लिए एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे, जबकि बेवरली ने अपने अनुवाद कार्य पर ध्यान केंद्रित किया और दूसरी डिग्री हासिल करने का फैसला किया। दंपति जल्दी ही अपने पड़ोसियों से परिचित हो गए और अपने समुदाय में नई दोस्ती बनाई। हालांकि उनका आनंदमय, लापरवाह जीवन दुखद रूप से अल्पकालिक था। शनिवार 17 नवंबर 2007 की सुबह ब्रायन का दोस्त स्टीफन सुबह 8 बजे उनके घर आया। दोनों ने मछली पकड़ने जाने की योजना बनाई थी,
लेकिन जब स्टीफन ने दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह मानते हुए कि ब्रायन देर से सो गया है, स्टीफन ने फिर से दस्तक दी, इस बार जोर से, लेकिन घर में सन्नाटा था। यह सोचकर कि उसका दोस्त शायद अपनी योजना भूल गया है, स्टीफन 30 मिनट तक अपनी कार में इंतजार करता रहा, बार बार ब्रायन को कॉल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी कॉल का जवाब नहीं मिला। निराश और थोड़ा परेशान, स्टीफन ने अकेले ही बाहर जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने का सारा सामान था। जैसे जैसे दिन बीतता गया और उसे अभी भी ब्रायन या बेवरली से कोई खबर नहीं मिली, स्टीफन की बेचैनी बढ़ती गई। उस दोपहर वह फिर से जांच करने के लिए उनके घर लौटा। एक बार फिर दरवाजे पर कोई जवाब नहीं आया। चिंतित महसूस करते हुए स्टीफन ने संपत्ति के चारों ओर घूमने और खिड़कियों से झांकने का फैसला किया। ब्रायन बिना किसी को बताए गायब होने वाले लोगों में से नहीं था और स्टीफन की बढ़ती बेचैनी ने उसे आगे की जांच करने के लिए प्रेरित किया। जब वह गैरेज में पहुंचा, तो स्टीफन ने एक छोटी सी खिड़की से झांका और अंदर दंपति की कार खड़ी देखी, जिसने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। लिविंग रूम की खिड़की की ओर बढ़ते हुए उसने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन पहले से ही अंधेरा हो रहा था और घर में कोई रोशनी नहीं होने के कारण कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। हालांकि वह जो कुछ भी देख पा रहा था, उससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टीवी फर्श पर उल्टा पड़ा था और उसके पीछे कुछ बड़ा और स्थिर जमीन पर दिखाई दे रहा था। स्टीफन अपनी कार की ओर भागा, अपनी मछली पकड़ने की टॉर्च निकाली और उसकी किरण को लिविंग रूम में निर्देशित किया। यह नजारा देखकर वह डर गया। फर्श पर 2 शव पड़े थे, जो आंशिक रूप से खून से लथपथ कंबल से ढके हुए थे। एक तरफ से एक नंगा पैर निकला हुआ था और दूसरी तरफ एक हाथ दिखाई दे रहा था। भयभीत स्टीफन ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को फोन किया और घर के बाहर खड़े होकर पुलिस के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, तो स्टीफन से सबसे पहले पूछताछ की गई। उन्होंने उस दिन की घटनाओं को याद किया और अपनी पिछली यात्रा के दौरान आगे की जांच न करने के लिए गहरा खेद व्यक्त किया। जब पुलिस ने अपराध स्थल की जांच की, तो उन्होंने पाया कि सामने का दरवाजा बंद नहीं था और जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे, जिससे तुरंत संदेह पैदा हुआ। लिविंग रूम के अंदर उन्हें ब्रायन और बेवरली के बेजान शव मिले। शुरुआती निरीक्षणों से पता चला कि दंपति कम से कम 12 घंटे से मृत थे। मौत का कारण उच्च क्षमता वाले हथियार से की गई गोली के घाव के रूप में पुष्टि की गई थी। प्रत्येक पीड़ित को 3 बार सटीक तरीके से गोली मारी गई थी, जिससे बचने का कोई मौका नहीं बचा। हमले की सुनियोजित प्रकृति से पता चलता है कि हमलावर ने दृढ़ संकल्प और सोच समझकर काम किया। फिर भी मकसद स्पष्ट नहीं था। चोरी के कोई संकेत नहीं थे। सेल फोन और नकदी सहित व्यक्तिगत सामान को छुआ नहीं गया था, जिससे डकैती की संभावना को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा गोली के घावों के अलावा शवों पर संघर्ष या अन्य चोटों का कोई सबूत नहीं था। जांचकर्ताओं को यह विचार करने के लिए छोड़ दिया गया कि क्या यह एक योजनाबद्ध निष्पादन था या प्रतिशोध का एक गहरा व्यक्तिगत कार्य था। गवाहों ने बताया कि दंपति का कोई ज्ञात दुश्मन या कोई चल रहा संघर्ष नहीं था। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि हत्या के बाद शवों को इधर-उधर ले जाया गया था। खून से सने घसीटे गए निशानों से जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि हमलावर ने अपराध स्थल को साफ करने का अनाड़ी प्रयास किया था। दीवारों और फर्नीचर पर खून के धब्बे और छींटे हमले के दौरान पीड़ित के स्थानों को उजागर करते हैं। मौके पर 6 इस्तेमाल किए गए खोल पाए गए और आश्चर्यजनक रूप से अपराधी ने उन्हें इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई। बाद में फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि इस्तेमाल किया गया हथियार .22 कैलिबर रिवॉल्वर था। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि दोनों पीड़ितों को एक ही हथियार से गोली मारी गई थी, संभवतः एक ही हमलावर द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सामने के दरवाजे के अविचलित लॉक से पता चलता है कि जोड़े ने स्वेच्छा से अपराधी को अंदर आने दिया था। जासूसों ने अनुमान लगाया कि ब्रायन ने दरवाजे पर दस्तक का जवाब दिया होगा, आगंतुक को पहचाना होगा और उन्हें अंदर आने दिया होगा। शायद वह व्यक्ति को अंदर आमंत्रित करने के बाद लिविंग रूम की ओर मुड़ा होगा, तभी उसे पीठ पर बहुत नजदीक से गोली मार दी गई। एक गोली उसके शरीर से निकलकर टेलीविजन पर लगी
जिससे वह फर्श पर गिर गया। शोरगुल के कारण बेवरली संभवतः बेडरूम से बाहर आ गई। अपने पति को खून से लथपथ और हथियारबंद हमलावर को देखकर उसने भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसे पीठ में 3 बार गोली मारी गई, जिससे वह दालान में गिर गई। बाद में उसके शरीर को लिविंग रूम में घसीटा गया और ब्रायन के बगल में रख दिया गया। दोनों पीड़ित अभी भी अपने पजामा में थे, जिससे संकेत मिलता है कि अपराध संभवतः सुबह सुबह हुआ था, जब वे अभी भी सो रहे थे। शवों को कंबल से ढकने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। सफाई का प्रयास अधूरा और अव्यवस्थित था, जिससे मिटाए गए सबूतों से ज्यादा सबूत पीछे रह गए। घसीटने के निशान ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन इससे गंदगी और भी बढ़ गई। शवों के पास खून का एक बड़ा धब्बा गड़बड़ी के संकेत दिखा रहा था, जैसे किसी ने उसे साफ करने की कोशिश की हो। सोफे के पीछे जांचकर्ताओं को एक प्लास्टिक की झाड़ू मिली, जिसके ब्रिसल्स पर सूखा खून चिपका हुआ था। हालांकि झाड़ू के हैंडल को सावधानी पूर्वक उंगलियों के निशानों से साफ किया गया था, लेकिन वह पीछे रह गया था। यह स्पष्ट हो गया कि उपकरण का उपयोग क्यों किया गया था। हमलावर ने फर्श से खून से सने जूतों के निशान मिटाने की कोशिश की थी, कड़ी मेहनत से रगड़ कर। इसी तरह दीवारों, फर्नीचर और दरवाजे के हैंडल पर धुंधले उंगलियों के निशान और हथेली के निशान पाए गए, जिससे पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया। अपराधी द्वारा अपने ट्रैक को छिपाने के प्रयासों के बावजूद अनुभवी फोरेंसिक विशेषज्ञों को पता था कि अपराधी जितनी देर तक अपराध स्थल पर रुकता है, उतने ही अधिक सबूत वह अनजाने में पीछे छोड़ जाता है। अपराधी जितना अधिक समय तक अपराध स्थल पर रुकता है, उतने ही अधिक सबूत पीछे छोड़ने की संभावना होती है। यह तब साबित हुआ जब जांचकर्ताओं को पीड़ितों के शरीर को ढकने वाले कंबल पर एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, एक आंशिक बूट का निशान। पहले तो निशान स्पष्ट नहीं था क्योंकि उस पर खून नहीं लगा था। इसके बजाय यह उस जगह पर अंकित था जहां फर्श पर खून की केवल एक पतली परत थी और नीचे के कपड़े पर चलने का पैटर्न दिखाई दे रहा था। कंबल को एक फोरेंसिक लैब में भेजा गया, जहां विशेषज्ञों ने इस चलने की पहचान एक अनोखे सोल पैटर्न वाले भारी भरकम काम के जूतों के एक दुर्लभ ब्रांड के रूप में की। आगे की जांच से पता चला कि क्लियरफील्ड काउंटी की एक निर्माण कंपनी ने हाल ही में इस तरह के कई जोड़े जूते खरीदे थे। इस सुराग के साथ जांचकर्ताओं ने कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। जूते के निशान के अलावा जासूसों को घर की एक सतह पर हथेली का निशान भी मिला। यह एक बड़ी सफलता की तरह लग रहा था और उम्मीद थी कि मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा। हालांकि जब हथेली के निशान को कानून प्रवर्तन डेटाबेस में डाला गया तो कोई मिलान नहीं मिला। इससे पता चलता है कि अपराधी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और पहले कभी उसके फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए थे। पहला संदिग्ध स्वाभाविक रूप से स्टीफन था, वह दोस्त जिसने शवों की खोज की थी और अपराध की सूचना दी थी। उस दिन वह 2 बार घर आया था, जिससे संदेह पैदा हुआ। स्टीफन ने बताया कि उसे शुरू में लगा कि ब्रायन और बेवरली बस सो रहे थे। यही वजह है कि उसने बाद में पुलिस को फोन नहीं किया। जब उसे पता चला कि उसे संदिग्ध माना जा रहा है, तो वह हैरान और क्रोधित हो गया। उसने जोर देकर कहा कि उसने लगभग पूरा दिन नदी के किनारे अकेले मछली पकड़ने में बिताया था, ऐसी जगह जहां कोई भी उसकी उपस्थिति की पुष्टि नहीं कर सकता था, जिससे उसके पास कोई बहाना नहीं था। उसके दावों के बावजूद जांचकर्ताओं ने उसके ठिकाने की पुष्टि करने के लिए ट्रैफिक कैमरे की फुटेज जांची। रिकॉर्डिंग ने स्टीफन की कहानी की पुष्टि की, जिससे पता चला कि उसने वास्तव में मछली पकड़ने की जगह से आने जाने में पूरा दिन बिताया था। फिंगरप्रिंट के आगे के विश्लेषण ने उसे दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि उसके प्रिंट घटनास्थल पर पाए गए किसी भी प्रिंट से मेल नहीं खाते थे। उसकी त्वचा और कपड़ों पर गोली के निशान के लिए किए गए परीक्षण नकारात्मक आए। इसके अलावा स्टीफन का उस निर्माण कंपनी से कोई संबंध नहीं था जिसने जूते खरीदे थे, और जूते के निशान का आकार उसके जूते के आकार से मेल नहीं खाता था। अपराध से उसे जोड़ने वाले कोई सबूत न होने के कारण स्टीफन के खिलाफ सभी संदेह खारिज हो गए। इस बीच जासूसों ने नए सुरागों की तलाश में पड़ोसियों से पूछताछ की। जब उन्होंने डैनियल और जेनिफर के दरवाजे पर दस्तक दी, जो निशानों से सड़क के उस पार रहते थे, तो उन्हें एक आशाजनक सुराग मिला। डैनियल ने जवाब दिया और बताया कि उसकी पत्नी जेनिफर काम पर गई हुई थी,
लेकिन वह उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार था। उसने सुबह करीब 5:30 बजे यह खुलासा किया। अपराध के दिन उसने नकली के घर से असामान्य आवाजें सुनी, तेज आवाजें जो बाद में उसे एहसास हुआ कि संभवतः गोलियों की आवाज थी। वह उत्सुक और सतर्क दोनों महसूस कर रहा था। डैनियल ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और नकली के घर के पास एक सफेद पिकअप ट्रक खड़ा देखा। उसे यकीन था कि वाहन उस जोड़े का नहीं था। आवाजें सुनने के कुछ मिनट बाद 2 आदमी घर से बाहर निकले। हालांकि डैनियल उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, लेकिन भोर से ठीक पहले मंद रोशनी के कारण उसने ट्रक के चालक का विस्तृत विवरण दिया। डैनियल के अनुसार ड्राइवर एक श्वेत व्यक्ति था जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। वह मजबूत कद काठी का था। उसके लंबे काले बाल थे जो पीछे की ओर पोनीटेल में बंधे थे और उसकी मूछें थीं। उसने उस व्यक्ति के बाएं हाथ पर एक टैटू भी देखा, हालांकि वह डिजाइन नहीं पहचान पाया। जबकि यह जानकारी आशाजनक लग रही थी, किसी अन्य पड़ोसी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। ब्रायन और बेवरली के मित्र, परिवार और सहकर्मी अपने सर्कल में किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए जो विवरण से मेल खाता हो या ऐसा ट्रक चलाता हो। इसके अतिरिक्त आसपास के किसी भी ट्रैफिक कैमरे ने वाहन को कैप्चर नहीं किया, जिससे जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि अपराधियों ने पहचान से बचने के लिए जंगल के बीच से पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। ट्रक को काउंटी वाइड अलर्ट में चिह्नित किया गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जासूसों के साथ बातचीत के दौरान एक नया संदिग्ध सामने आया। बेवरली की मां ने याद किया कि उसकी बेटी ने अपराध से कुछ महीने पहले एक पड़ोसी जेरेमी फ्लिंट का उल्लेख किया था। 22 वर्षीय जेरेमी अवैध पदार्थों के कारोबार के लिए कानून प्रवर्तन के रडार पर था। उसके घर में संदिग्ध व्यक्तियों के अक्सर आने जाने के लिए जाना जाता था और अन्य पड़ोसियों ने उसके बारे में नकारात्मक बातें की थीं। इसने जांचकर्ताओं को जेरेमी को दोहरे हत्याकांड में संभावित संदिग्ध के रूप में मानने के लिए प्रेरित किया। जब अधिकारी जेरेमी के घर गए तो वह वहां नहीं था। शुरू में उन्हें लगा कि वह अपराध करने के बाद भाग गया होगा। पड़ोसियों से आगे की पूछताछ से पता चला कि त्रासदी से कुछ समय पहले ब्रायन और बेवरली ने एक छोटी सी पार्टी आयोजित की थी। जेरेमी बिना बुलाए और नशीली दवाओं के प्रभाव में अप्रत्याशित रूप से दिखाई दिया था। गवाहों ने उसके व्यवहार को आक्रामक बताया। उसने कुछ महिलाओं को परेशान किया, मेहमानों का अपमान किया और संघर्ष किया। आखिरकार उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इससे पहले उसने कसम खाई कि दंपति को इसका पछतावा होगा। अगले दिन ब्रायन और बेवरली ने पाया कि उनके घर से कई सामान गायब हैं, जिसमें एक सेल फोन और एक बंदूक शामिल है, जिसे पेंट्री के दराज में रखा गया था। जेरेमी को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए दंपति ने उससे भिड़ने का फैसला किया। वे जेरेमी के घर गए और शांति से लेकिन दृढ़ता से अपना सामान वापस मांगा। उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सामान वापस नहीं किया गया तो वे पुलिस से संपर्क करेंगे। आपराधिक गतिविधियों से जुड़े किसी व्यक्ति को दी गई यह आवेगपूर्ण धमकी जोखिम भरा कदम हो सकता था। जेरेमी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और सामान वापस करने से इनकार कर दिया। हालांकि अगले दिन गायब सामान रहस्यमय तरीके से जोड़े के पिछवाड़े में पाए गए। ब्रायन और बेवरली को यकीन था कि जेरेमी ने उन्हें रात भर वहीं रखा था। जबकि घटना सुलझ गई थी, बेवरली बेचैन थी। उसे घर पर अकेले रहने का डर सताने लगा और उसने अपने पति से दूसरे इलाके में जाने पर विचार करने का आग्रह करना शुरू कर दिया। जब जेरेमी आखिरकार शहर लौटा तो कानून प्रवर्तन ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह लगभग 1 सप्ताह से शहर से बाहर था। अपराध के अगले दिन वापस लौटा। वह अपने माता पिता से मिलने दूसरे राज्य गया था और 6 दिनों तक उनके साथ रहा था। उसके बहाने की पुष्टि कई गवाहों ने की थी और एक बार से निगरानी फुटेज से पता चला कि वह अपराध की रात दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। इसके अतिरिक्त फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि जेरेमी के फिंगरप्रिंट और हथेली के निशान घटनास्थल पर पाए गए लोगों से मेल नहीं खाते। अपराध से उसे जोड़ने वाले किसी भी सबूत के बिना जेरेमी को संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया गया। जब जांचकर्ताओं ने अन्य सभी सुरागों को समाप्त कर दिया तो उन्होंने एकमात्र गवाह डैनियल से फिर से मिलने का फैसला किया। उम्मीद है कि वह नए विवरण याद कर सकता है। इस अनुवर्ती यात्रा के दौरान डैनियल का विवरण बदलना शुरू हो गया। उसे अचानक अपराधियों के बारे में और अधिक याद आ गया।
जिसमें यह भी शामिल था कि उन्होंने क्या पहना था। उसने घर से बाहर निकलने वाले पुरुषों में से एक का वर्णन भी किया और उसके गाल पर एक निशान देखा। यह एक आश्चर्यजनक बदलाव था, क्योंकि डैनियल ने पहले कहा था कि पुरुषों के चेहरे हुडियों से छिपे हुए थे। एक जासूस ने डैनियल से उस खिड़की की ओर इशारा करने को कहा जिससे वह घटना के दौरान देख रहा था। दृश्य की जांच करने पर जासूस को एहसास हुआ कि दिन का समय होने के बावजूद सड़क के उस पार किसी व्यक्ति के बारे में स्पष्ट विवरण देखना अभी भी मुश्किल होगा, खासकर यह देखते हुए कि अपराध भोर में हुआ था। इस विसंगति से पता चलता है कि डैनियल शायद सच नहीं बोल रहा था, लेकिन वह झूठ क्यों बोलेगा? क्या वह अपराध में शामिल हो सकता है? जब जांचकर्ताओं ने डैनियल के जूते देखने के लिए कहा, तो उसने कई जोड़ी स्नीकर्स, बूट और ड्रेस शूज पेश किए, लेकिन उनमें से कोई भी घटनास्थल पर मिले पदचिह्नों से मेल नहीं खाता था। इसके बावजूद उसकी बदलती कहानी और संदिग्ध व्यवहार ने जासूसों को उस पर करीब से नजर डालने के लिए मजबूर किया। डैनियल की पृष्ठभूमि बहुत परेशान करने वाली थी। 1966 में एक सैन्य परिवार में सबसे छोटे बच्चे के रूप में जन्मे उनके जीवन में तब एक बुरा मोड़ आया जब उनके माता पिता का तलाक हो गया, जब वे सिर्फ 4 साल के थे। उन्हें और उनकी 3 बड़ी बहनों को उनकी मां की देखभाल में छोड़ दिया गया, जबकि उनके पिता ने दोबारा शादी कर ली और उनमें बहुत कम रुचि दिखाई। 9वीं कक्षा तक डैनियल ने स्कूल छोड़ दिया, घर से भागना शुरू कर दिया और चोरी और ड्रग्स में शामिल हो गया। 18 साल की उम्र में उन्हें पहली बार डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके अलग हुए पिता ने हस्तक्षेप किया, जिससे उन्हें प्रोबेशन के पक्ष में जेल से बचने में मदद मिली, संभवतः अपराध बोध के कारण। इसके बावजूद डैनियल को अपने अपराधों के लिए कम से कम सजा के साथ लगातार कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में डैनियल अपने पिता के साथ रहने के लिए फ्लोरिडा चले गए, जिन्होंने एक महंगे पुनर्वास कार्यक्रम के लिए भुगतान करके और उन्हें स्थिर काम खोजने में सहायता करके उनकी मदद करने की कोशिश की। हालांकि 6 महीने के भीतर डैनियल को फिर से चोरी और मादक पदार्थों का कारोबार करते हुए पकड़ा गया। उनके पिता ने हार मान ली और उन्हें अपनी मां के साथ रहने के लिए वापस भेज दिया। तब तक डैनियल का मानसिक स्वास्थ्य उसकी लत के कारण खराब हो चुका था। 1 साल के भीतर उसे सिजोफ्रेनिया का पता चला और उसे दवा दी गई, लेकिन उसने शायद ही कभी निर्देशानुसार दवा ली हो। इसके बजाय वह अक्सर दवा को शराब के साथ मिला देता था, जिससे हिंसक और आक्रामक हो जाता था। जुलाई 1991 में अपनी मां के साथ गर्मागर्म बहस के दौरान डैनियल ने अचानक एक चाकू उठाया और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे लगभग 30 घाव हो गए। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अपने मुकदमे के दौरान डैनियल ने दावा किया कि उसने अपने सिर में आवाजों के प्रभाव में काम किया था, जिसने उसे अपनी मां को मारने का आदेश दिया था। हालांकि पकड़े गए मनोचिकित्सकों ने पाया कि डैनियल को अपने कार्यों के बारे में पूरी जानकारी थी और इसलिए वह हत्या के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार था। उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस सजा के बावजूद डैनियल को पूरी सजा से कम सजा काटने के बाद 2006 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया। जेल में रहते हुए डैनियल ने जेनिफर के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया और दोनों के बीच रोमांटिक संबंध विकसित हो गए। उसने उसकी रिहाई का इंतजार किया और जब उसे पैरोल मिली तो उन्होंने शादी कर ली। फिर डैनियल ग्राहम के छोटे से शहर में उसके घर में रहने लगा, लगभग उसी समय जब नकली जोड़ा था। दूसरे राज्य में जाकर डैनियल ने अपनी पैरोल का उल्लंघन किया। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस की लापरवाही और तकनीकी त्रुटि के कारण वह पकड़ा नहीं जा सका। किसी तरह डैनियल के फिंगरप्रिंट गलती से आपराधिक डेटाबेस से हटा दिए गए, जिससे वह बिना पकड़े रह गया, भले ही नकली के अपराध स्थल पर खून से सने हाथ के निशान मिले हों। ऐसा लग रहा था कि हर कारक उसके पक्ष में काम कर रहा था। आगे की जांच से पता चला कि डैनियल ने कुछ समय के लिए एक निर्माण कंपनी में काम किया था, जिसने अपराध से जुड़े दुर्लभ काम के जूते खरीदे थे। हालांकि ठोस सबूतों के बिना जासूसों को डैनियल या उसके संभावित साथी जेनिफर को सतर्क करने से बचने के लिए सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत थी। 24 नवंबर 2007 को डैनियल को संभावित संदिग्धों के समग्र रेखाचित्र बनाने में सहायता करने के बहाने पुलिस स्टेशन में आमंत्रित किया गया था। वह उत्सुकता से सहमत हो गया और लगभग 1 घंटे तक मनगढ़ंत व्यक्तियों के चित्र बनाने और वर्णन करने में मदद की।
जब वह व्यस्त था तो एक अन्य अधिकारी ने कमरे में प्रवेश किया और लापरवाही से उल्लेख किया कि उन्हें डेनियल के फिंगरप्रिंट एकत्र करने की आवश्यकता है ताकि उसे संदिग्ध के रूप में खारिज किया जा सके। डेनियल ने हिचकिचाहट की, लेकिन अंततः सहमत हो गया, इस विश्वास के साथ कि अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं बचा है। फिंगरप्रिंटिंग के बाद अधिकारी ने लापरवाही से उल्लेख किया कि जांचकर्ताओं को नकली के घर पर एक अज्ञात खूनी हाथ का निशान मिला था। डेनियल स्पष्ट रूप से तनाव में था और समझाने लगा कि वह नकली के साथ दोस्ताना था और अक्सर उनके घर जाता था जहां उसके निशान छोड़े जा सकते थे। अधिकारी ने उसे आश्वस्त किया, यह देखते हुए कि हाथ का निशान स्पष्ट रूप से अपराधी का था। फिर एक अन्य जासूस ने बातचीत को डेनियल के अतीत की ओर मोड़ दिया और उसके द्वारा किए गए अपराध को सामने लाया, जिससे डेनियल ने स्वीकार किया कि उसने अपनी मां की हत्या की थी। उसने उस अपराध का विवरण अशांत उत्साह के साथ सुनाना शुरू किया। उसका वर्णन करते हुए वह मुस्कुरा रहा था, जिसमें मनोरोग के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस बीच फोरेंसिक विशेषज्ञ डेनियल के प्रिंट की तुलना अपराध स्थल पर पाए गए प्रिंट से कर रहे थे और परिणाम एकदम सही मिलान के रूप में आए। जासूसों ने डेनियल का सामना सबूतों से किया और उसका आत्मसंतुष्ट व्यवहार जल्दी ही क्रोध में बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, अधिकारियों ने उसे हथकड़ी लगा दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। अपने खिलाफ भारी सबूतों का सामना करते हुए डेनियल के पास कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बताया कि अपराध से पहले की रात उसने शराब पीते हुए और ड्रग्स लेते हुए एक बार में कई घंटे बिताए थे। जब उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे तो बार के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाल दिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। गुस्से में डेनियल को याद आया कि उसने पिछले महीने अपने पड़ोसी ब्रायन मो को एक दोस्ताना इशारे के तौर पर टैटू गुदवाया था। हालांकि डेनियल ने फैसला किया कि उसे काम के लिए भुगतान मिलना चाहिए और उसने मनमाने ढंग से $50 की मांग की। अपनी रिवॉल्वर से लैस होकर वह सुबह 5 बजे मो के घर गया, जबकि दंपति अभी भी सो रहे थे। ब्रायन, जो पहले ही आ गया था, परेशान था। उसने दरवाजा खोला और तुरंत ही डेनियल की पैसे की मांग का सामना किया। भ्रमित और निराश ब्रायन ने मना कर दिया। डेनियल से कहा कि वह होश में आने के बाद वापस आए, लेकिन डेनियल जिद कर रहा था। स्थिति को शांत करने के लिए ब्रायन ने पैसे चुकाने का फैसला किया और दूसरे कमरे से पैसे लेने चला गया। जैसे ही डेनियल चला गया, उसने एक ऐसी टिप्पणी की जो ब्रायन को आपत्तिजनक लगी, जिससे डेनियल का गुस्सा भड़क उठा। एक पल के फैसले में उसने अपनी बंदूक निकाली और ब्रायन की पीठ में 3 बार गोली मार दी। गोलीबारी की आवाज सुनकर बेवरली जाग गई, जो जांच करने के लिए बाहर आई। उसने अपने पति को खून से लथपथ देखा और डेनियल उसके ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। खतरे को भांपते हुए उसने बेडरूम में भागने की कोशिश की, लेकिन डेनियल ने भागने से पहले ही उसकी पीठ में 3 बार गोली मार दी। अपने किए की गंभीरता को समझते हुए डेनियल घर लौट आया और अपनी पत्नी जेनिफर को घटनास्थल को साफ करने में मदद करने के लिए कहा। परेशान करने वाली बात यह थी कि जेनिफर उसकी हरकतों से बेपरवाह दिखी। साथ मिलकर उन्होंने बेवरली के शव को लिविंग रूम में ले जाकर ब्रायन के बगल में रख दिया और दोनों को कंबल से ढक दिया। यह जेनिफर ही थी जिसने खूनी पैरों के निशान मिटाने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। उसने उंगलियों के निशान मिटाने के लिए सतहों को भी पोंछा, हालांकि वह एक महत्वपूर्ण हाथ के निशान को नहीं देख पाई। सफाई पूरी होने के बाद डेनियल ने हत्या के हथियार को पास की नदी में फेंक दिया। जांचकर्ताओं द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों के बावजूद रिवॉल्वर कभी बरामद नहीं हुई। डेनियल को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी पत्नी जेनिफर ने गहरा पश्चाताप व्यक्त करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के डर से उनकी मदद की थी। सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2015 में उस संपत्ति का नवीनीकरण करते समय जहां डेनियल अपनी मां के साथ रहता था, नए मकान मालिकों को एक भयावह खोज मिली। पिछवाड़े की खुदाई के दौरान उन्होंने मानव अवशेषों का पता लगाया। फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि अवशेष एक युवा पड़ोसी के थे जो 1990 में लापता हो गया था। जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि डेनियल की महिला में रोमांटिक रुचि थी
लेकिन जब उसने उसकी प्रकृति को अस्वीकार कर दिया, उसने घातक हिंसा के साथ जवाब दिया। उसने अपनी माँ के घर के पीछे के हिस्से में उसके शरीर को दफना दिया, जहाँ यह दशकों तक छिपा रहा। इस अपराध के कारण डैनियल को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा मिली।